राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। साथ ही साथ स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ करेंगी संवाद। IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक आज से होगी शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में होंगी शामिल। निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में होगी द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में लेंगे भाग। भारत वर्ष 2025 से 27 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का संभालेगा पदभार। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की कही बात। वहीं यूरोपीय संघ ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का किया विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। ICC विश्व कप में आज भारत की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। नमस्कार, DD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगी। वो राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगी, जहां वो पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के श्रीनगर की पहली यात्रा और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर कश्मीर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान से बात की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रही हैं और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचेंगी। हमारे साथ श्रीनगर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान हैं। मैम, जिस तरीके से महामहिम का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं तो कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? आपने देखा होगा पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके स्वागत के लिए हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ही वो डिलाइटेड हैं कि वो जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से लेंगे और ये तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रही हैं। उनका ये मेडन विजिट है JNK UT का और वो पहली दफा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। आपके यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो अवार्ड उनको मिलेगा, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, किस कैटेगरीज में उनको दिया जा रहा है? जैसे कॉन्वोकेशन में होता है, गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दी जाती है, PhD हो, MPhil हो या MSc हो या अंडर ग्रेजुएट के हो, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हर एक फैकल्टी के टॉपर को गोल्ड मेडल दे रही हैं और बाकी जो बाद में है हम PhD सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MPhil करेंगे, मास्टर्स डिग्रीज जो है और UG की वो कन्फर होंगी। जैसे आपको पता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है JNK UT का, 1948 में एस्टैब्लिश हुई है और ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है, अराउंड 200 कॉलेजेस, तो इट्स अ बिग नंबर UG स्टूडेंट्स जिनको डिग्री कन्फर की जाएगी। ऐसे ही हमारी बहुत ही नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। हमारे 4 कैंपसेस हैं बिसाइड्स आवर मेन कैंपस, ये जो हजरतबल का आप देख रहे हैं। कुपवारा कैंपस है, बारामूला कैंपस है, अनंतनाग कैंपस है, एक जम्मू में कैंपस है।
तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको भी डिग्रीज कन्फर की जाएगी एंड PhDs फ्रॉम ईच फैकल्टी प्लस MPhil फ्रॉम ईच फैकल्टी। तो हमने बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जिनका कहना है कि हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के आने से उन्हें एक मोरल बूस्टअप है और यहाँ के जो छात्र हैं वो दिनों दिन मेहनत करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया का नाम भी कमा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, श्रीनगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें 8 से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित हो रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के विश्व वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों की मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भारत वर्ष 2023 से 25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025 से 27 के लिए इस संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। इस बैठक में भारतीय सागरीय परिधि संघ की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग की दिशा तय की जाएगी। डॉक्टर एस जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पुस्तक का विमोचन किया। जवाहरलाल कौल द्वारा रचित इस पुस्तक का शीर्षक जम्मू और कश्मीर मेरा आहत स्वर्ग है। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जिक्र है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल अपने राजनीतिक हित साधते रहे हैं। जब 1975 में इमरजेंसी लगी और इंदिरा जी ने 42nd 43rd अमेंडमेंट लाया, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आई, एक उसमें था विधानसभा और संसद का कार्यकाल 6 साल किया, तो शेख अब्दुल्ला वहाँ थे, तुरंत उसको अपना लिया गया क्योंकि दे हैड द प्रेरोगेटिव टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट द इंडियन लॉज। लेकिन जब मोरारजी भाई आए 3 साल बाद तो 45th 46th आई अमेंडमेंट और उसको रिवर्स किया। सारी विधानसभाओं के और लोकसभा का अवधि काल 5 साल पुनः रिस्टोर किया गया। उस समय इन्होंने 370 पकड़ दिया, बोले यहाँ 370 है। तो एक्चुअली दोज हु आर अपैरेंटली ट्राइंग अगेन ब्लैकमेल, डिसीट एंड ग्रीड, ये बात प्रमाणित होती है। पराली जलाने की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर अब दिखाई दे रहा है। किसान पराली प्रबंध के तरीकों को अब तेजी से अपनाने लगे हैं और इसी का असर है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की जा रही है। हरियाणा के 22 जिलों में से 9 जिलों में पराली जलाने के 2022 के आंकड़ों के अनुसार खेतों में आग लगने की घटनाएं 0 या फिर बहुत कम हैं। 4 जिलों अर्थात पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के संबंध में पिछले वर्ष खेत में आग लगने की घटनाओं को 100 से नीचे लाया गया है। हरियाणा सरकार धान की पराली जलाने के मामलों में पर्याप्त कमी लाने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं लागू कर रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में पराली जलना बदस्तूर जारी है। मोहाली में 8 अक्टूबर की रात को 36 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। इससे सीजन में 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल मामलों की गिनती बढ़कर 969 तक पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में धान की पराली जलाने वाले 6 राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2024 के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल ने भारत को दुनिया में विकास और नवाचार का एक पावर हाउस बना दिया है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करने के साथ जारी रखेंगे, अपने सुधारों के पथ को और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बेटियां यानी हर घर की शान, बेटियां यानी हर घर का मान, बेटियां यानी प्यार और दुलार का दूसरा नाम, बेटियां यानी सपनों की उड़ान। दुनिया भर में बेटियों को उनकी जगह दिलाने और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन न केवल तमाम सामाजिक संगठन बल्कि सियासी लोग और प्रशासनिक अधिकारी लड़कियों के समान शिक्षा के अधिकार और उनकी मौलिक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता से जुड़े तमाम कार्यक्रम करते हैं। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लान इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट था, जो उनके अभियान क्योंकि मैं एक लड़की हूँ से प्रेरित था। इस अभियान ने दुनिया भर में लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में लड़कियों और युवा महिलाओं की बढ़ती भूमिका का जश्न मनाया और प्रोत्साहित किया, जिसके बाद प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से इसमें शामिल होने का आग्रह किया और साल 2012 में लड़कियों का पहला आधिकारिक दिवस आयोजित किया गया। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को समाप्त करने, लड़कियों के लिए शिक्षा में नवाचार करने और युवा महिलाओं को कार्यस्थल में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौशल के साथ प्रशिक्षण देने जैसे उद्देश्यों के साथ दुनिया भर में पहल की गई। इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और मकसद एक ही, लड़कियों को उनका हक दिलाना और वो मान सम्मान देना जिसकी वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। यूं तो बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं होती हैं, लेकिन अगर अवसर मिले तो वो बेटों से भी कहीं आगे बढ़कर नाम कमा सकती हैं। हरियाणा के करनाल की बेटियों ने भी ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है, जहां सरकार की योजनाओं से जुड़कर बड़ी संख्या में बेटियां आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। हरियाणा के करनाल की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो बेटों से किसी दर्जा कम नहीं। सरकार की योजनाओं से जुड़कर बड़ी संख्या में बेटियां आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। यहाँ ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो कृषि क्षेत्र से लेकर बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। शहर ही नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर सफलता के पायदानों पर आगे बढ़ रही हैं। जहां कुछ ग्रामीण महिलाएं एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण लेकर खुद का बिजनेस कर रही हैं, वहीं कुछ नाबार्ड के सहयोग से अन्य महिलाओं के साथ मिलकर दूध और उससे बने उत्पादों का व्यवसाय कर रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। थोड़ा जीएलजी में हमने एलईडी बल्ब की ट्रेनिंग ली दहा गाँव में। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं खुद का काम शुरू करूँ एलईडी बल्ब का।
तो उसमें हमने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने यहाँ खुद का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया। PNB बैंक ने हमें 3 लाख का लोन दे दिया। उस 3 लाख के लोन में हमने छोटे मोटे अपने काम धंधे स्टार्ट किए, जैसे पशुपालन वगैरह। तो फिर सर हमने जैसे फिर उसके बाद हमने ये लोन पे करने के बाद फिर दोबारा से हमारा 5 लाख का लोन सेंक्शन हुआ। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब हम अपना खर्चा अपने बच्चों को पाल सकते हैं आराम से किसी के। अब हम पहले प्राइवेट लोन मिलते थे, ब्याज ज़्यादा मिलता था उनसे, अब हम इससे खुश हैं। हमारा उनसे पैंडा छूट गया और हम सरकार से 1 रुपये ब्याज पे हमको पैसा मिलता है। साथ ही कई सारी महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम भी कर रही हैं। आज करीब 2000 महिलाएं बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं। इसी तरह करनाल में स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने वाली 10-12 महिलाओं पर आधारित जन कल्याण समितियां गाँव में गठन कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का हमारा जो मकसद होता है बनाने का, वो होता है बचत करना, ताकि महिलाएं छोटी छोटी बचतों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, और उनका सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवा के उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर और 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी उनकी इच्छा होती है उनकी बचत करवाते हैं। बैंक से स्कीम्स हैं, जैसे PMSBY है, जैसे बीमा, APY पेंशन है। बैंक से कई प्रकार की स्कीमें हैं। तो मैं जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको बैंक से जोड़ती हूं, उनको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूं। ICT के माध्यम से कई महिलाएं जेलों में भी प्रशिक्षण देने जाती हैं। इसी तरह नाबार्ड और अन्य साधनों से करीब 22,000 महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है। करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से अब तक 1800 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा तो वहीं हमास में 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया है कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वो विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस ले आए हैं। इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 1,37,000 लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। यूरोपीय संघ ने विदेश मंत्रियों ने इजराइल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों के लिए मानवीय गलियारे बनाने का आह्वान किया है। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार के अनुसार किया जाना चाहिए। उनके कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करना जारी रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल पर हमास के घातक हमले को देखते हुए अमेरिका में किसी भी खतरे की आशंका पर स्थानीय और संघीय एजेंसियां पैनी निगाह रखे हुए हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के गहरे संबंधों के कारण इजराइल की घटना कई अमेरिकी परिवारों के लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जनता इजराइल पर हुए हमले के दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास के भयावह आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी समर्थन और इजराइल की सुरक्षा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया, अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इजराइल और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो किया जाए।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। आईसीसी विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की थी। दिल्ली में पिछला मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें रनों की बरसात हुई थी। ऐसे में टीम इंडिया विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही है। वनडे में आखिरी बार दोनों टीमों का आमना सामना 2019 के विश्व कप में हुआ था। उस समय अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। और विश्व कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता की अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 345 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की ओर से कुशाल मेंडिस और सदीरा समाराविक्रमा ने शतकीय पारियां खेली, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से हसन अली ने 4 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाक की ओर से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शतक जड़े। रिजवान 134 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं शफीक ने 113 रन की पारी खेली। विश्व कप इतिहास में किसी भी टीम का हासिल किया गया ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड ने पहला मैच हारने के बाद दमदार वापसी की है। बांग्लादेश के खिलाफ डेविड मलान के 140 रन की पारी के बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन का स्कोर खड़ा किया। रीस टॉपले की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम 227 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। 137 रन के बड़े अंतर से इंग्लैंड ने मैच जीतकर विश्व कप में अपना खाता खोला है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में फैले प्रशंसक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ के अभिनय का जलवा 50 से अधिक वर्षों से बरकरार है। माना जाता है कि अमिताभ ने अपनी फिल्मों से भारतीय फिल्म अभिनय की किताब में एक नया अध्याय लिखा है। एक्टिंग हो या फिर टीवी होस्ट, हर भूमिका में उनका अंदाज बेमिसाल है। 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ को भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। दूरदर्शन परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत का ऐसा नाम है जिनके अनगिनत चाहने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हैं। लोग इन्हें प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी और इसी के चलते ये फिल्म जगत के शहंशाह, एंग्री यंग मैन और सदी का महानायक जैसी उपाधियां हासिल कर चुके हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कभी अपनी भारी भरकम आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए अमिताभ जी आज अपनी इसी बोल्ड आवाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की उसकी मिसाल शायद ही मिले। अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन 1973 की वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन का पूरा वक्त ही बदल कर रख दिया वो थी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई इमेज दी, एंग्री यंग मैन की। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई फिल्म शोले ने तो फिल्म जगत में नया इतिहास ही रच दिया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता है। लेकिन अगर हमसे ये
पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। इसके बाद मिस्टर नटवर लाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने उन्हें नई ऊंचाई दी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां उनकी जान बाल बाल बची। फिल्म कुली में एक एक्शन सीन में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जहां उनके फैंस ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रार्थनाएं की। अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के तकरीबन हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड के साथ वो चलते चले गए, जहां उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थीं। वो 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनकी फिल्म अग्निपथ, पा, पीकू और ब्लैक के लिए मिला। वहीं जब वो टीवी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट बने तो उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी। उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।